तो आइए चलते हैं, कॉम्पिटिटिव मैथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन बनाने जा रहे हैं। इसमें आपका जो है सेकेंड डे है। आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा करने से पहले आप लोग का कॉम्पिटिटिव का तैयारी तो करते ही हैं, तो थोड़ा सा बस 2 मिनट का समय लेंगे आपसे। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग आंसर बताइए जीएस में। और जीएस में कहाँ से जाएंगे तो हिस्ट्री से थोड़ा चाहेंगे, ज़्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत जल्दी जल्दी अब जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप देखिए, डेट के साथ याद कीजिएगा। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पहली बातें। दूसरी बातें, किनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था? तब मुगल वंश का संस्थापक क्या था? मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। जब इब्राहिम लोदी हार गया तो आप समझ सकते हैं कि अगला कौन व्यक्ति जीता? तो बाबर जीता। और इसके जीतने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब इसमें ये किस कारण जीता? तो इसमें बाबर ने तुगमा युद्ध, बाबर ने तुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। युद्ध नीति का, तुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। दूसरा बात, तुगमा युद्ध नीति एक प्रकार का क्या कंडीशन होता है? उसमें तोपों को किसी विशेष प्रकार से व्यवस्थित करके रख कर दुश्मनों पर अटैक किया जाता है। यानी इसमें बाबर ने तुगमा युद्ध नीति में का प्रयोग जो किया था, उसमें क्या किया था? विशेष रूप से तोपों को विशेष प्रकार से व्यवस्थित कर दुश्मनों पर दागने के, गोला दागने की प्रक्रिया को, ये जो सिस्टम ऑपरेट किया था, इसमें यही तुगमा युद्ध नीति के चलते इसको जीता था। और इसमें जो तुगमा युद्ध हुआ उसमें बाबर ने जो तोपची रखे थे, जो उस तोप को छोड़ने में विशेष व्यवस्था, वो प्रकार की व्यवस्था को जो कर युद्ध करने में उसका भूमिका निभाए थे, उस तोपची का नाम क्या था? तो उसका था तुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। और ये युद्ध नीति का तो प्रयोग किया था, इसका प्रोडक्ट उस्ताद अली। अब थोड़ा सा दिमाग पर से उतर रहा है, तो फिर हम लोग बात आगे करते हैं, देखते हैं। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा था। ये प्रसिद्ध उसके तोपची थे। समझे कि नहीं? अब ये भी जानना होगा कि आखिर इब्राहिम लोदी तो है, ये किस वंश से संपर्क रखता है? तो ये लोदी वंश से संपर्क रखता है। इब्राहिम लोदी किस वंश से संबंधित है? तो ये लोदी वंश से संबंधित, ये सिकंदर लोदी का लड़का था। लास्ट का, ये दिल्ली सल्तनत का ये सबसे अंतिम शासक था, जिसको बाबर ने पराजित कर मुगल वंश का भारत में नींव डाला था। तो ये बस थोड़ा सा आज सोचे कि आप थोड़ा समझिए इस बात को।
डेट जरूर रखना है, डेट याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध किसके बीच, तृतीय युद्ध किसके बीच, इसका क्या परिणाम हुआ, ये सब जानते रहिएगा। तो थोड़ा सा हम सोचे हैं कि आप जीएस स्तर पर भी आपको थोड़ा सा फोकस हल्का करें। अब आइए चलते हैं हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में चलते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन में देखिए क्या होता है, ये रेशियो होता है, इसको प्रोपोर्शन बोला जाता है, यानी अनुपात और समानुपात। यानी याद रखिए कि जो भी समानुपात वाला मैटर होता है ये दोनों आपस में गुना होते हैं, और रेशियो वाला दोनों जो रेशियो वाले टर्म होते हैं वो आपस में गुना होते हैं। यानी ये आपस में मल्टीप्लाई में और ये आपस में मल्टीप्लाई में गुना होते हैं। यानी इसको अब ये सोचने वाली बात है कि गुना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है किस, यानी इसको इसके साथ और इसे इसको साथ, बीच में क्या कर दिया जाता है, इक्वल का चिन्ह लगा दिया जाता है, जिससे हमको x का मान मिल जाता है। x जगह पर x के स्थान पर क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, सवाल में आपको दे सकता है। तो ये जानना है कि हम लोग इसको कैसे हल करें। तो सबसे पहले जहाँ x होगा वहाँ के बारे में सोचिएगा, यानी x लास्ट में है तो हम लोग 3 इंटू एक्स पहले लिखेंगे इक्वल टू 5 इंटू 20 बराबर के बाद लिखेंगे। यानी जहाँ पर x हो पहले उसको हम लोग गुना के रूप में लें, यानी ये आपस में गुना होता है, ये तो आपस में गुना होता है। यानी समानुपात से सटे हुए जो भी डिजिट होते हैं वो आपस में गुना होते हैं, और रेशियो से सटे हुए जो डिजिट होते हैं वो आपस में गुना होते हैं और बीच में इक्वल का चिन्ह आता है। तो हम लोग x वाला टर्म को ही लेके चलते हैं पहले, क्योंकि हमको x का मान ही निकालना होता है। इस x के स्थान पर क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको देखिए ध्यान से, रेशियो से सटा हुआ भाग है यानी 3 इंटू एक्स लिख लिए इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन यानी अनुपात से सटा हुआ समानुपात से सटा हुआ भाग है, तो इसको हम लोग 5 इंटू 2 लिख दिए। क्यों, क्योंकि x का मान ही निकालना होता है। x इक्वल टू 5 इंटू 2 21 है, यानी 5 इंटू 21, और x इंटू में जो देख रहे हैं ना, इंटू वाला जो भी चीज़ होता है बराबर के तरफ ले जाते हैं तो डिवाइड में जाता है। इंटू वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला इंटू में, डिवाइड वाला इंटू में, इंटू वाला डिवाइड में, तो इसे काट दिया जाए। 3 1 जा 1, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, और 5 7 जा कितना होता है, तो 35 होता है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 1 हुआ आज के सेकेंड डे टॉपिक पर। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए ध्यान से, यानी क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्क क्या होगा, अभी हम बताए हैं कि x जो होता है रेशियो के बगल में जा सकता है, x कभी मिस प्रोपोर्शन के अंदर भी आ सकता है, यानी समानुपात के अंदर भी आ सकता है। कैसे, तो ध्यान से देखिए, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 रेशियो 21 प्रोपोर्शन वहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन। अभी जो था ये x जो था, जो मान निकालना था वो रेशियो से सटा हुआ था, रेशियो से जस्ट सटा हुआ था। यहाँ x का मान जो देखिए ठीक प्रोपोर्शन यानी समानुपात से ठीक सटा हुआ है, यानी x जहाँ सटा होगा पहले उस टर्म को लिखेंगे। यानी हम लोग तो जानते हैं कि जो भी समानुपात से जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, यानी ठीक बाद और ठीक पहले जो सटा रहता है उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। और रेशियो से देख रहे हैं, जस्ट पहले, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, यानी ठीक बाद में जो सटा होता है वो दोनों एक साथ आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी इसको एक साथ करते हैं, बीच में इक्वल का चिन्ह देते हैं। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो एक्स वाले टर्म को ही, जिधर हो, यहाँ हो तो इसको पहले गुना में लिखते हैं, आगे यहाँ हो तो पहले इसको लिखते हैं, यानी सबसे पहले एक्स वाले टर्म को यहाँ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, x जगह पर इस तरह से भी आ सकता है। तो 5 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, 3 इंटू 2 हो सकता है। x इक्वल टू क्या होगा, फिर पुनः 21 हो गया, यानी 3 इंटू 21, ये इंटू में है, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जिससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3,
3 2 जा 6/5, यही आपका आंसर हो गया। दशमलव में भी आप इसको ला सकते हैं, काट सकते हैं। बात समझे कि नहीं, किस तरह से x का मान निकालना है, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 9 और 25 का मध्यानुपात ज्ञात करें। तो इसका दो सिस्टम है बनाने का तरीका। तो एक तो मान लीजिए कि सिंपल लैंग्वेज पर है, दूसरा नंबर है जो नियम के मुताबिक चलता है। जब भी मध्यानुपात करने के लिए कहेगा तो इसको हमको किस तरह से लिखना होगा, ध्यान से देखिए। हमको लिखना होगा 9/x लिखना होगा, इसके बाद ये प्रोपोर्शन हो गया यानी समानुपात हो गया। पुनः इसके बाद भी हम लोग को x लिखना होगा, इसके बाद रेशियो लिखना होगा, और उसके बाद क्या है 25। देख रहे हैं कि नहीं, यानी 9 और जो 25 है इसका कहेगा कि मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो 9 और 25 ये दोनों रेशियो के 9 जस्ट बिफोर यानी ठीक पहले, और रेशियो के जस्ट आफ्टर यानी ठीक बाद में इसको लिखना होगा। बाकी जो बचता है उसको हम लोग x प्रोपोर्शन के रूप में, x प्रोपोर्शन x के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इतना आप समझ में आ गया। हम उसी समय बताए हैं कि आपको x वाला टर्म को पहले आपको ज्ञात करना होगा। x वाला टर्म को ही लेकर हम लोग चलते हैं। तो x वाला टर्म को लेकर चलेंगे तो देखिए x वाला टर्म यहाँ है और आपके बाद यहाँ है। बोले थे कि दोनों को क्या करना होता है, प्रोपोर्शन का जो सटा हुआ भाग होता है दोनों आपस में इंटू होता है। रेशियो वाला जो पर्सन में थी डिजिट होते हैं वो आपस में सटते हैं और इक्वल करते हैं। लेकिन सबसे पहले x वाले टर्म को लेकर ही चलते हैं क्योंकि हमको x का मान ही चाहिए, यानी x इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन इंटू रेशियो। तो रेशियो में आपका 9 × 25 है। 9 × 25 को हम लोग गुना करके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन गुना करने की ज़रूरत नहीं है। इसको शॉर्टकट में थोड़ा जल्दी बनाने का कोशिश। तो x में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, दोनों का पावर सेम होता है, यानी बेस सेम हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है। बेस सेम यानी बेस पावर, बेस पावर, बेस सेम तो पावर को जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ 9 × 25 हो गया। अब x स्क्वायर है इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। जब भी स्क्वायर इधर जाता है यानी स्क्वायर को बराबर की तरफ फेंकते हैं तो वो रूट बन जाता है, और जो भी अंक होता है उसको क्या कर लेता है, वो कवर कर लेता है। यानी जो भी अंक होगा रूट में टोटल को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ते, द्विघात समीकरण पढ़ते, तो जो भी मान जाता है यहाँ प्लस माइनस में मान आता है। लेकिन हम लोग जब अनुपात समानुपात पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे फेंकेंगे और यहाँ सीधे प्लस वाला मान को ही लेके चलते हैं, माइनस वाला मान को लेके नहीं चलते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में जब भी इस तरह से बनाना हो तो यहाँ हम लोग जैसे ही इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 3 या 9 होता है और 5 5 या 50 होता है। हमको जोड़ा बना के वो खींच लेना है, यानी 3 का इसमें से एक जोड़ा निकल गया और 5 का भी जोड़ा। अंडर रूट में से क्या होता है, जोड़ा में से एक बाहर, यहाँ 2 छुपा रहता है जो बताता है जोड़ा में से एक बाहर, तो यानी 5 हो गया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 15 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। यानी मध्यानुपात निकालने की बात कहेगा तो इस तरह से हम लोग चल सकते हैं। दूसरा नंबर क्या होता है, मध्यानुपात निकालने का एक और तरीका होता है, जो दोनों संख्याएं होते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। मध्यानुपात का मतलब मान लीजिए कि मध्यानुपात का एक आपका फॉर्मूला और भी हो सकता है, अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल अंडर रूट होता है। यही बातें होता है, यानी डायरेक्ट हम लोग 9 × 25 लिख सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, 3 × 3 5 × 5 जोड़ा में से निकल गया बहरी, यानी 3 × 5 = 15। ये आपका हुआ। यानी परीक्षा आवर में 9 और 25 का अगर निकालना हो मध्यानुपात तो दोनों संख्याओं का अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी गुना करने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसका रूट निकाल लीजिए, वही आपके, यानी परीक्षा स्तर से हुआ। लेकिन मेथड ये है, तरीका यही है, आपके सामने चलने का जो प्रोसेस है यही कंडीशन है। तो इसको आप फॉलो देखिए अच्छी तरह से।
और इसको समझने का कोशिश कीजिए, इस टाइप का परीक्षा में सवाल आते रहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है 6,5,21 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। ये लगभग परीक्षा में एयरफोर्स ने भी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी हो, लगभग इस तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए, मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, आते रहता है। तो आप समझिए यहाँ से लोग डिस्टर्ब हो जाता है कि आखिर हम लोग कैसे बनाएं। ये थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया है। गलती ये हुआ है कि इसमें अगर हम लोग तृतीय अनुपात रहेंगे तो 2 ही अंक आना चाहिए, और 3 अंक आता है तो हम लोग चतुर्था अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे तो ध्यान से देखिए। जब भी चतुर्था अनुपात कहेगा तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, 6:5 प्रोपोर्शन 21:x। देख रहे कि नहीं, चतुर्था अनुपात कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी चौथा अनुपात क्या होगा, चौथा अनुपात क्या होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, चौथा है, तो चौथा जो है हमारा फर्स्ट, सेकेंड, और बाकी जो तीसरा होता है तो सेकेंड और थर्ड के बीच में प्रोपोर्शन जाता है। देख रहे हैं कि नहीं, तो 3 तक यूज कर लिए, चौथा रेशियो में आ जाएगा और x लगा देना। इस प्रकार से चतुर्था अनुपात ज्ञात किया जाता है। और पहले भी आपको बताए थे कि पहले सबसे पहले x वाला टर्म को लिया जाता है, सबसे पहले x वाला टर्म को लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ लेंगे क्या, तो 6 × x = 5 × 21, यानी बोले हैं ना कि जो ये हुआ, यानी प्रोपोर्शन वाला आपस में गुना होता है, रेशियो वाला आपस में गुना होता है, दोनों के बीच में इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर x होगा, पहले उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × x = 5 × इतना, x = क्या होगा, तो 5 × 21/6 हो जाएगा। और एक पहाड़ा से ही देखा जाता है, यानी एक टेबल से देखा जाता है कटने वाला है कि नहीं। तो 3 के 7, 3 जा इतना होता है, और 3 2 जा 6 होता है। ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 35/2 होता है। इसका आधा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। और इसको आधा करने का मतलब नहीं है, मतलब है इसे सवाल को बनाने से मतलब है कि इसको भाग देकर दशमलव में लाइए। तो 2 × 1 = 2, 1 5 दशमलव देंगे, पहले 2 7 जा 14 हो जाएगा, 1 हुआ। देख रहे हैं इसे, ये कम है, डिवाइड नहीं जाएगा तो 1 दशमलव देंगे तो 0 होता है, और 2 5 जा 10 आता है, तो ये कट गया, यानी हमारा मान कितना हुआ, 7.5 हुआ। इस आधार से हम लोग 7.5 लिख दिए। इस बात को समझिए। तो आइए देखते हैं, आपको में जो है सवाल है 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना। ये भी परीक्षा में आता रहता है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले ध्यान से देखिए। 12:30 प्रोपोर्शन यानी समानुपात, इसी 30 को पुनः रिपीट कर दिया जाता है। देख रहे हैं कि नहीं, रेशियो x लिखा जाता है। याद रखिएगा, जब 2 अंक दिया हो और उसका तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कहे तो जो दोनों अंक है उसको पहले रेशियो में लिख लेते हैं, समझे कि नहीं। फिर उसके बाद प्रोपोर्शन यानी समानुपात लगाते हुए इस जो लास्ट वाला अंक होता है रिपीट करते हुए रेशियो में x को डाल देते हैं। इस प्रकार से तृतीय अनुपात ज्ञात किया जाता है। यानी ये जो भी दूसरा अंक होता है उसको क्या करते हैं, रिपीट करते हुए प्रोपोर्शन में डालकर रेशियो में x डाल देते हैं। और उसके बाद पुनः हम बताए थे कि सबसे पहले हम लोग x वाला टर्म को गुना करते हैं, यानी मल्टीप्लाई प्रोपोर्शन = रेशियो, यानी हम इसको लिख सकते हैं x × 12 = 30/30 लिख सकते हैं, या x = 30 × 30/12
यानी इसको हम लोग काट सकते हैं। किस से काट सकते हैं? तो 6 के टेबल, एक ही पहाड़ा में ऊपर नीचे दोनों आना चाहिए। 6 2 जा 12 होता है और ये 5 जा होता है 30 है। इससे अगर इसको में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इससे इसमें भाग देंगे तो 2 15 30 होता है। यानी भाग देने के बाद ये 15 मरतबे क्या हो जाता है, कट जाता है। यानी बचा आपके सामने क्या, 5 × 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। यही आपका आंसर हुआ। तो ये आपका तृतीयानुपात हुआ, चतुर्थानुपात हुआ, समझे कि नहीं, और मध्यानुपात हुआ। ये परीक्षा में आपके आते रहता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो पर्पस का मतलब आज के दिन के मुताबिक, सेकेंड डे के मुताबिक आज लास्ट, क्योंकि हमारे पास भी समय का अभाव होता है, समझ गए ना। जब 9:15 होने लगता है या 9:20 होने लगता है तो हमको भी बेचैनी पकड़ लेता है। तो यहाँ देखा जाए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सी का मान भी दिया हुआ है और बी ज्ञात करने के लिए दे रहा है। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग शुरू से नहीं टच कर सकते हैं। कहीं भी शुरू वाला शुरू को इक्वल करके हम लोग मान निकाल सकते हैं, बीच वाले को इक्वल करके लास्ट वाले 2 अक्षर को इक्वल करके मान निकाल सकते हैं। यानी हम लोग इसके साथ क्या लिख सकते हैं, बी रेशियो सी इज इक्वल टू √3 रेशियो √2। हम सवाल को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखें ना कि वाली बात यह है कि यहाँ देखा जाए बी हुआ बाई सी इज इक्वल टू √3/√2 हम लोग लिख सकते हैं। या √2 को अगर हम लोग लगाएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा। यहाँ से रूट हटा दे रहे हैं, मान लेते हैं 2 है, ओनली फॉर 2 है, सवाल से ही हम हटा दिए तो चला जाए। यहाँ बी हो गया और सी का मान देखिए कितना है, सी इज इक्वल टू 4 है, इज इक्वल टू √3/2 होता है। उस समय ही बताए थे डिवाइड इनटू में, इनटू डिवाइड में, तो ये डिवाइड है, इसको फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा, इनटू में, दूसरे साइड फेंकेंगे तो इनटू में, तो √3 × 4/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी बचा क्या 2, तो इसके पहले 1 होता है, 2 1 जा 2 √3। यही आपका आंसर हो गया। लोग ध्यान से देखिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसके बाद लैंग्वेज स्टार्ट होगा। लैंग्वेज में आपको इजी मिलेगा, पुनः उसके बाद बीजी मिलेगा। यानी आप जो है SD यादव बुक हुआ या RS अग्रवाल बुक हुआ, दोनों से मिसलेनियस क्वेश्चन उठा के यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। SD यादव जो बुक होता है और RS अग्रवाल जो बुक है, ये दोनों बुक से क्वेश्चन को क्या करेंगे, मिसलेनियस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उठा के आपके सामने बनाएंगे, जो परीक्षा में आते रहता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दूसरा नंबर ये है कि अगला क्वेश्चन GS में दिमाग में रखिए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, डेट के साथ बताइएगा, डेट के साथ है किसके किसके बीच हुआ था, इसमें किसकी हार हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, इसमें किसकी हार हुई थी। यानी कोई भी चीज़ होता है तो उसको अच्छा तरह से याद रखा जाता है, समझे कि नहीं। गोलमेज सम्मेलन का नाम सुने होंगे, प्रथम हुआ था, द्वितीय हुआ था, तृतीय हुआ था, तो सबको एकदम एक जगह से याद रखिए, समझे कि नहीं। एक और क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, डेट के साथ बताइएगा, कहाँ हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। बस इतना को ध्यान दीजिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जब पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आते रहता है, अधिवेशन मुख्य बिंदु पर चुन कर, समझे कि नहीं। तो इतना को आप लोग देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाइए थोड़ा सा, ताकि और हिम्मत बने। इस पर हम और काम अब 1 घंटा का समय निकाल कर, 1.25 घंटा का समय निकाल कर इस पर और वीडियो अपलोड करते रहें।